मैं सबसे पहले बात कर चुका हूं कि नॉन कॉम्पिटेंट को मानना इस्लाम में हराम है। मैं पहले ही बात कर चुका हूं। अब मुझे बताइए 40 बच्चों वाली थ्योरी को आप मानते हो कि नहीं मानते? इसका मतलब हमास ने हराम काम किया। 40 बच्चों वाली बात को आप मानते सर, हो कि नहीं मानते? क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो कि आपका जो आका इजराइल बैठा हुआ है और वहां से जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मिस इंफॉर्मेशन जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, आप उसको सपोर्ट करते हैं। डोंट क्लेम कि यू आर सेक्युलरिस्ट, यू आर जस्ट अनदर अपार्थाइड, कि आप एक अपार्थाइड स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी सिर्फ इतनी औकात है कि आप देखते हैं कि सामने मुसलमान है, लिहाजा में सहयूनियों के साथ। आपकी सिर्फ इतनी ही औकात है कि अगर आप ये देखें कि मुसलमानों को हमला आवर हो रहा है तो हम मुसलमानों के साथ नहीं, हम हमला आवरों के साथ, हम जालिमों के साथ नहीं। यही आपकी औकात है और इसी को हम इस्लामोफोबिया कहते हैं कि डोंट कम हियर और डोंट से कि हम इस्लामोफोबिया कोई चीज नहीं है। शुरू हो चुकी है जी। सबको नमस्कार जी भाई, बोलिए क्या हाल चाल है? मेरा ठीक है, आप लोग कैसे हो? सब बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपका आज इजराइल का मुद्दा था, मैंने आपका वीडियो सुना जी जी, तो उसी पे कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। फरमाइए जी। इजराइल का जो हिस्ट्री जहां तक मैंने पढ़ा है जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ मुफ्ती साहब जी, कि क्या कोई किसी को जमीन बेच सकता? मान लीजिए मैं किसी का प्रॉपर्टी खरीद लिया सही, और उसका बेटा या उसका पोता आके मुझे बोले, ग्रैंडसन आके बोले कि यार मुझे ये मेरा जगह है, तो क्या उसका कोई राइट बनता है? दोबारा बोले। एक आदमी ने अपनी जमीन सपोज कीजिए मेरे दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी, एक काम करें, सपोज ओपोज को छोड़कर इसराइल फलस्तीन के मुद्दे पर ही वहीं की मिसाल दें, वहीं से मिसाइल। एक्चुअली मैं वहां क्या हुआ था और अब क्या ये हुआ था कि फिलिस्तीनियंस ने ज्यूज को, यहूदियों को अपना जमीन बेचा। ठीक है, इससे आप एग्री करते हैं? ठीक है, आगे बोले, आगे बोले। फिर नहीं एग्री करते, अगर एग्री नहीं करेंगे तो ये टॉपिक ही नहीं करेंगे। अगर एग्री नहीं करते तो फिर आगे इस पर बात ही ना हो। एक आध प्लाट बेचने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा मुल्क उनके नाम लिख दिया था। देखिए सर, ये आप और हम डिसाइड कर सकते हैं कि जब, अब एक बात बताइए, मुसलमान हिंदू दोनों इंडिया के अंदर रहते हैं, कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि आप मुसलमान का प्लाट ले लेते हैं, कोई मुसलमान हिंदू का प्लाट ले लेता है, खरीद फरोख्त होती है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही वहां हुई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मान लो अगर मुसलमान को आपने अपने प्लाट बेच दिए और हम ये कहने लगे कि आपने अपने प्लाट बेच दिया, अब हुकूमत हमारी, क्या ये सही होगा? नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1948 में जब उसके बाद उनका अपना एरिया के हिसाब से, आज कुछ बेवकूफ लोग बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, अखंड भारत चाहते हैं, जिसका मैं कट्टर विरोधी हूँ। मुझे नहीं चाहिए अखंड राष्ट्र, अखंड हिंदुस्तान या अखंड भारत। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं हिंदू राष्ट्र का। ठीक, हिंदू राष्ट्र से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र से बताइए क्या फायदा होगा? नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आप बताएं कि क्या कोई नुकसान है क्या? हमको तो कोई फायदा ही नहीं नजर आता है, क्योंकि हिंदू तो आज से नहीं हजारों सालों से सेकुलर रहे हैं। अगर वो हिंदू राष्ट्र भी हो तो भी सेकुलर ही है, अगर वो सेकुलर कंट्री है तो भी सेकुलर ही है। तो वो हिंदू राष्ट्र कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मैं इसीलिए कोई फेवर में ही नहीं हिंदू राष्ट्र का। वेरी गुड। अब मैं आता हूँ आगे के मुद्दे पे कि 1948 में जब इजराइल और फिलिस्तीन का एक कंट्री बन गया, सबसे पहला और फिलिस्तीन का कंट्री बन गया 1948। दोनों का बंटवारा हो गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अच्छा, है ना? और उसके बाद अगर इंडिया जाके उस पर अटैक करे और बोले कि ये मेरा जगह मुझे दे दो, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। वैसे ही फिलिस्तीन ने तो सबसे पहले अटैक किया था इजराइल के ऊपर। अच्छा, चलें, अब एक बात बताइए कि 1948 में जो इजराइल वजूद में आया वो किस तरीके से आया? किस तरीके से आया? उनका अपना लैंड था कुछ, और उसके बाद जब बंटवारा हुआ, जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भाई वो बंटवारा किस तरीके से हुआ, कहां से? ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, ब्रिटिशर का उसके ऊपर कब्जा था, किसके ऊपर? फलस्तीन के ऊपर। उन्होंने अब एक बंदर ने दो लोगों के दरमियान या दो एंटिटीज के दरमियान तकसीम की। बंदर और रोटी की तकसीम की मिसाल आपको मशहूर पता ही है। तो ब्रिटिश ने बंदर बांट किया, इधर की जमीन उठाकर उधर दे दी। अब आप इसको जस्टिफाई करते हैं? यानी अच्छे खासे लोगों की जमीनें हैं, उनको कहा कि नहीं इन जमीनों को खाली करो, अब यहां पर एक इसराइली सहयूनी ज़ायनिस्ट रियासत कायम होगी। क्या ये दुरुस्त है? सर यही तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ हुआ, बर्मा के साथ हुआ। तो गलत हुआ। गलत हुआ तो आप क्या है, अखंड भारत के सपोर्टर है आप भी? जी, मैं तो जो बीजेपी के एजेंट्स है, बीजेपी के जो एजेंट्स है वो बोलता है अखंड भारत का सपोर्टर हूं भाई।
तो अखंड भारत के सपोर्टर है, तो फिर अखंड फिलिस्तीन बनाइए फिर। तब इसमें मैं सबसे पहले तो आपको सबसे पहले आपको तो होल्ड ऑन, मैं तो भाई आप जिससे बात कर रहे हैं मैं तो अखंड भारत के हक में हूं, हमेशा से इसी पर बात करता हूं कि भारत एक होना चाहिए, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक, बल्कि और आगे तक। सर तो इस पे तो आपको वीडियो बनाना चाहिए था। और मैं तो कितनी मर्तबा कह चुका हूं। सर आप एक कहें, आप एक बात समझिए कि जब हमारे घर में ही खुद प्रॉब्लम्स है और हम दूसरों के घर में जाके झांके, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। जब आप अखंड भारत के ही फेवर में हैं और आपको चाहिए अखंड भारत, तो आपको तो सिर्फ अखंड भारत पे बात करना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन से हमको क्या लेना देना फिर? ये क्या बात हुई भाई? अखंड भारत भी तो इसी दुनिया में है, तो दुनिया में जो भी मामलात हो रहे हैं और आज के जो ग्लोबल विलेज में जरा सा भी कहीं वाकया होगा तो सारी दुनिया में लोग मुतासिर होंगे। तो हर एक आदमी को हक है कि वो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात करे। ये तो कोई बात ना हुई कि आपके घर में अगर मसला है तो अपने घर ही में सोचते रहो, बाहर के किसी मसले को कभी डिस्कस न करना, पहले तो हम लोग का असर आपके ऊपर ही क्यों ना हो। ये तो गलत। पहले तो हम लोग तो अपने मसले पे ज्यादा डिस्कस करें ना। अगर हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन पे बात करते हैं एक बार, तो हम लोग को कम से कम 10 बार। आपको शॉकिंग इसलिए लगा होगा क्योंकि आपको पहली मर्तबा मेरी ओपिनियन पता चली। मैं तो अखंड भारत के हक में हूं और ये मैं एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा कह चुका हूं, ठीक है। अब रही ये बात कि आज के दौर में हम इस्राइल फलस्तीन की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त जो करंट अफेयर है पूरी दुनिया में हर आदमी इसी पर बात कर रहा है, क्योंकि हर आदमी उससे मुतासिर है, चाहे वो इमोशनली मुतासिर है या फाइनेंशियली मुतासिर है। भाई आप मसलन मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर आप वेस्ट में रहते हैं तो आपके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस वक्त आपकी हुकूमतें इजराइल को फंड कर रही हैं, तो हम लोग मुतासिर हैं इस चीज से, इसलिए हम आवाज उठाते हैं। अगर आप कहीं ईस्ट में हैं तो हो सकता है कि आपको इमोशनली किसी एक से ताल्लुक हो, चाहे वो फलस्तीनियों से ताल्लुक हो या इजराइलियों से ताल्लुक हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली इजराइलियों के हक में हैं। तो हर एक आदमी किसी ना किसी तरह मुतासिर है और जब वो मुतासिर होगा तो उस पर बात करना उसका हक है। मैंने आपका कहने का मतलब है कि कोई अगर फिलिस्तीन के फेवर में बोल रहा है तो उसको इस्लामिक जिहाद ना बोला जाए, और जो इजराइल की तरफ से बोल रहा है उसको इस्लामोफोबिक ना बोला जाए। यही तो ना तो मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने आपका बात सुना कि आपने जो बोले बात करने का हक है। दैट्स द पॉइंट। तब ठीक है, तब हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा कि हमें बात करने का हक है जियोपॉलिटिक्स का, या कहीं भी अगर जंग हो रही है, चूंकि हम उसके मुतासिर हैं, चाहे इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो। आप भी हैं, हम भी हैं। दैट्स द पॉइंट। माफी चाहता हूं मैं आपका वीडियो बहुत देर पहले से देख रहा था, अभी मेरे साथ नहीं, इससे पहले जो बात कर रहे थे उसमें बताया कुछ इस्लामिक फोबिक इजराइल का फेवर कर रहे हैं। तो ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं इस्लामिक फोबिक, है ना, तो या तो वो इस्लामिक फोबिक वो नहीं है, या तो आप इस्लामिक जिहादी। मुझे एक बात बताइए, क्या गज्जा के ऊपर जो बमबारी हुई है उस पर एक दूसरे को मुबारकबाद देना और ये कहना कि ये दिवाली का जश्न है, ये इस्लामोफोबिया नहीं है? नहीं, इस्लामोफोबिया नहीं, ये जाहिलियत है। उसी को हम इस्लामोफोबिया कहते हैं। आप जाहिलियत कहते हैं, हम इस्लामोफोबिया कह देते हैं। सर लगभग कई तो अंतर है। वरना इस्लामोफोबिया होता ही जिहालत की बुनियाद पर है। जिस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी आप इस्लामोफोब को ही रहेंगे। ठीक, अरे पूरा क्वेश्चन आंसर तो लीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इस्लाम के नाम पे फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास ने सबसे पहला अटैक किया, हर बार फिलिस्तीन का रिकॉर्ड रहा है। हमास का वजूद 2005 से बल्कि 90 से पहले नहीं था। 1980 हम तो 1948 से फलस्तीनियों के कॉज की हिमायत कर रहे हैं, और न सिर्फ ये कि हम कर रहे हैं, वाजपेयी जी भी कर रहे थे जब वो जिंदा थे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं खुद फिलिस्तीन के फेवर में हूँ। मैं मेरा बात पूरा होने दीजिए। आप नहीं है सर, आप नहीं है। एक बात बताइए, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। आपने नेतन्याहू का इंटरव्यू जो जॉर्डन पीटरसन के साथ हुआ था, आपने यकीनन अगर नहीं सुना तो सुन लेना। उसमें जॉर्डन पीटरसन ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या 2 स्टेट की जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। मुझे उम्मीद है कि आप चूंकि सेक्युलर हैं तो हो सकता है कि आप 2 स्टेट थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि चलो यही सोल्यूशन सही है, लेकिन नेतन्याहू एज ए प्राइम मिनिस्टर ये बयान दे रहा है कि हम ऐसे किसी भी 2 स्टेट सोल्यूशन के हक में नहीं है कि जहां पर फलस्तीनियों को मुकम्मल अथॉरिटी हो। अगर उन्हें हमारे साथ रहना है एज ए रियासत, एज ए स्टेट, तो ताकत यानी आर्मी हमारी होगी, फौज हमारी होगी, इकोनॉमी हमारी होगी। आप बस ये कि लोकल जैसे मेयर होता है ना किसी इलाके का चेयरमैन, कि भाई चलो ठीक है गलियां सफाई सुथराई बिजली पानी इसका देख लिया, बाकी रहेगा सब कुछ हमारा कंट्रोल। इसको आप 2 स्टेट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है सर, आप बोलिए, मैं बोल रहा हूं। नेतन्याहू ने यह कहा कि उनको आपने तो बोल दिया,
उनको अगर रहना है, होल्ड ऑन, उनको अगर रहना है तो हमारे साथ ही रहना होगा। क्या मतलब? यानी अंडर इजरायली ऑक्यूपेशन ही रहना होगा। तो फिर टू स्टेट सोल्यूशन तो रहा ही नहीं ना। सर एक बात बता रहा हूं मैं कि आपने जो वीडियो का क्लेम किया है, पहला बात वो वीडियो मैंने देखा नहीं, और नेतन्याहू तो शुरू से लेके लास्ट तक यही बात बोलता है कि मैं टू नेशन थ्योरी के फेवर में हूँ। क्यों भाई? टू स्टेट थ्योरी के फेवर में हूँ। आप में से किन लोगों ने एक्नॉलेज इस्लाम, आपने सुनी है वो वीडियो? पहला मैंने वो पूरी वीडियो सुनी। अच्छा वीडियो, अगर वो भाई साहब ने पूरी वीडियो सुनी तो वीडियो का कैप्शन क्या है भाई साहब? आप मुफ्ती साहब आपने बताइएगा, उनको बताने दीजिए। नहीं आप उनको बताने दीजिए। ओके जी बताइए तो भाई साहब आप। हाँ बताइए कि वो वीडियो का कैप्शन क्या है? कैप्शन पूछने के टाइटल यार, मुझे वो इंग्लिश आती है। नहीं, दिन में कैप्शन या टाइटल कुछ भी बता दीजिए ना। दिन में एक बंदा कई सौ वीडियो अगर देखे तो वीडियो का कैप्शन किसी को याद नहीं रहता, लेकिन वो वीडियो मिलियंस ऑफ लोग देख चुके हैं। और आप अगर डालेंगे यूट्यूब के ऊपर के जॉर्डन पीटरसन विद नेतन्याहू, वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी। वो तो लाखों लोग देख चुके भाई। मैं इनके साथ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए गुफ्तगू ये करना चाहता था। विकास साहब, आपने जो आप अगर अभी आए, आपने इजराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट पे बात शुरू की, तो सबसे पहले आपने अभी बताया कि मैं पैलेस्टीनियंस के साथ हूं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आपकी क्लेम पर। जब आप आए ना, आपने क्लेम किया कि पैलेस्टीनियंस ने ज्यूज को सारा लैंड बेच दिया था। तो पहली बात, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर आप गूगल पे भी जाके देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं, लेकिन 50% तक भी पूरा पैलेस्टाइन जो है ना, वो ज्यूज को नहीं बेचा गया था। पॉइंट नंबर 1 हो गया कंप्लीट उसका। इस पे आगे बहस नहीं करते सर। एक एक करके सर, आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, तो आपको ये भी जानकारी मैं दे दूं कि 1948 का जो फिलिस्तीन था वो आज का, सॉरी इजराइल था, वो आज का अपने पार्ट का वो 40% भी नहीं था। पता है आपको? हाँ मुझे पता है ना। तो जितना लैंड था उनका उतना मिला आपको। बस आप ही के तर्क पे बात कर रहा हूँ मैं, आप ही के लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। आगे आ रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं उस पर आगे हाँ आगे आइए। ओके, एक एक करके। पहली बात आप दूसरी बात कर रहे हैं, जो वो आपका जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 1948 में उसका बंटवारा हुआ, वो उस बेसिस पे नहीं हुआ कि लैंड उनको कितना करता था। पहली बात ये, हाँ बिल्कुल, ये मुफ्ती साहब आपने ये लाया, अच्छा किया। इस पे भी आता हूँ। इसको एक मिनट जरा इसको मैं पढ़ लूं, फिर उसके बाद आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। एक्नॉलेज इस्लाम साहब, ये भाई यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है, ये हमने खुद नहीं बनाई है। इसमें देखें क्या लिखा है। द नकबा, which means catastrophe in Arabic, refers to the mass displacement and dispossession of Palestinians during the 1948 Arab-Israeli war. अच्छा, before the Nakba, ये important है, before the Nakba, Palestine was a multi-ethnic and multicultural society. नकबा से पहले, 1948 से पहले सब मिलजुल कर रहते थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे। However, the conflict between Arabs and Jews intensified in the 1930s with the increase of Jewish immigration. कौन बाहर से आया? Jews आए, Jewish immigration. तो अब अच्छा, driven by persecution in Europe, और उनको ऊपर जुल्म किसने किया? यूरोपियन ने किया। तो यूरोपियन ने जुल्म का जो उनको इनाम दिया कि भाई चलो ठीक है, हमने तुमको लाखों में निपटा दिया, अब तुम्हें हम जमीन देंगे। कहां? मुसलमानों के घर में। भाई तुम्हें जमीन देनी थी तो जर्मनी में देते, अमेरिका में देते। तो मुफ्ती साहब ये यूनाइटेड नेशन यहाँ पे रुकना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। रुक जाइए, यहाँ पे आपका हिस्ट्री ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। होल्ड ऑन। एक्नॉलेज इस्लाम साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। नहीं आपका इस बात पे हम पहले कर लूं कि आपका हिस्ट्री यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कर लीजिएगा पहले जरा उनकी बात जी। अच्छा, अब हम आते हैं आज के सिनेरियो पर। इस वक्त 56 की 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं जी। ऑलमोस्ट सारी की सारी पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब बोलते हैं। एक भी ऐसी मुस्लिम कंट्री नहीं है जो ये कहती है कि यार हमें आज के जमाने में कि हमें इसराइल की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानना। हम पता क्या कहते हैं, क्योंकि सारी मुस्लिम कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस में सिग्नेटरी हैं उनके, हम उनके रेजोल्यूशंस को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हम भी उन्हीं की, मतलब वेस्ट कहता है यार यूएन को मानो, जेनेवा कन्वेंशन को मानो, हम कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह मानते हैं। तो हमारी डिमांड ये है, यहां तक कि हमास जो एक एक्सट्रीम पे गया था 1980s में जब वो बना कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद 2015 या 17 में उन्होंने यहीं से बोल दिया कि भाई हम भी 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्री 1967 बॉर्डर्स पर हम एक 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। लेकिन इसराइल है जो नहीं मानता, जो इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट खड़ा है। सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप ये पॉइंट पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा
सर ये पॉइंट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1967 वॉर पे। 1967 वॉर 13 अरबिक कंट्री मिलके अटैक किया एक इजराइल पे। अगर वो जितने वार हुआ, एक भी वार अगर इजराइल हार गया होता ना, तो आज उसका कोई भी वजूद नहीं होता। उसके पास वही होता जो हिटलर ने उनके साथ किया 1940 में। ठीक है, दूसरा चीज है, आज वो लोग जिंदा है सिर्फ अपने वजूद को लड़ने के लिए। आपने 1948 में अटैक किया, उसके बाद जितने भी अरबिक कंट्री है, इजिप्ट वगैरह से लेके हर कोई 1967 में फिर एक बार 13 कंट्री मिलकर उस पर अटैक किया। इससे क्या साबित होता है? सर वो अपना वजूद का लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, एक मिनट, अपने वजूद की जो लड़ाई लड़ रहा है, अपने वजूद की लड़ाई उसको हिटलर के खिलाफ लड़नी चाहिए थी ना, उसने क्यों नहीं लड़ी? सर जेरूसलम, हाँ, आपको भी पता है, दुनिया जानती है, हाँ, कि जेरूसलम जो है ज्यूस का सबसे पहला, जब ईसाईयत भी नहीं आया था ना, अच्छा, जब क्रिश्चियनिटी भी नहीं आया था, उस समय जेरूसलम उनका। होल्ड ऑन, तो ज्यूज आए कहां से, आपको पता है कुछ? ज्यूज आए कहां से? ज्यूज अरब कंट्री के पार्ट तो थे। आए कहां से सबसे पहले हिस्ट्री में ज्यूज, मतलब उनकी इब्तिदा कहां से हुई? सर अरब कंट्री में थे। आप तो बनु कुरैजा ये सब का नाम तो आप ही बता रहे थे अभी थोड़ा देर पहले। आपको कुछ पता भी है कि यहूदियों का आगाज कहां से हुआ? देखें, यहूदियों के 12 कबीले, आपको पता है? मैं बता देता हूं आपको हिस्ट्री मुख्तसर। यहूदियों के 12 कबीले हैं, आपको पता है 12 है? ठीक है, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। नहीं पता, बताइए ना आप। हाँ बोलते जा, बोलिए ना। हाँ, नहीं पता है आपको। 12 ट्राइब्स हैं, और ये 12 ट्राइब्स 12 लड़कों के हैं जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के थे। ये पता है। अच्छा, हजरत याकूब बेटे हैं, जिनका दूसरा नाम इजराइल है, वो हजरत याकूब है। हजरत याकूब के वालिद का नाम है हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के वालिद का नाम है हजरत इब्राहिम। अच्छा, हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक हजरत इस्माइल और एक हजरत इसहाक। अच्छा, हजरत इब्राहिम ने अपनी वाइफ के साथ हिजरत की थी, कहां से? मेसोपोटामिया से, और इस इलाके में आए थे जहां पर आज जेरूसलम है। ठीक है, यहां पर असल पहले से कनानी जो बाशिंदे हैं वो पहले से आबाद थे। आज जो फलस्तीनी हैं वो दरअसल उन्हीं कनानीयीन की औलाद हैं। अब मैं ये कहता हूं कि भाई, अगर आपको इलाका क्लेम ही करना है कि हमें अपने अब्बा का इलाका चाहिए, तो फिर मेसोपोटामिया जाओ ना, जहां से आए थे। सर पहला बात तो ये, अगर हिस्ट्री पे बात किया जाए तो हिस्ट्री इब्राहिम का तो आपके पास नहीं है ना, दुनिया में किसी के पास होगा। भाई, तो हिस्ट्री से तो अकीदा पे बात हो रहा है। आपको ये कैसे पता चला कि जेरूसलम जो है वो सबसे पहली उनकी कैपिटल है? आपको हिस्ट्री में पता है ना। सर एक बात, आप एक एक करके अगर हम पूछूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 1800 BC। अगर मैं ये पूछूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म कब हुआ था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जन्म कब हुआ था, तो किसी को इर्रेलेवेंट है। ये इर्रेलेवेंट इसलिए है, ये इर्रेलेवेंट है। नहीं, रुक जाइए। अब आपने एक सवाल किया, इर्रेलेवेंट बता देता हूं क्यों है। चूंकि आप फरीक नहीं है इस पूरे मुद्दे में, मुसलमान और यहूदियों का ये मुद्दा है। आप तो बाहर बैठे हैं स्टेडियम में। होल्ड ऑन, एकदम बाहर है, एकदम बाहर है ना। अब देखिए, अब जो दोनों मजहब वाले हैं, इस्लाम और यहूदियत, इन दोनों का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के होने पर इत्तिफाक है। कोई ये नहीं कहता कि हजरत इब्राहिम थे या नहीं थे। तो अब आपका ये सवाल कि हजरत इब्राहिम कब पैदा हुए थे, ये इररिलेवेंट हो गया। ये रेलेवेंट होता जब हजरत इब्राहिम के वजूद का यहूदी इनकार कर रहे होते। ये कह रहे होते कि नहीं, हजरत इब्राहिम तो थे ही नहीं। मुफ्ती साहब, मेरा वो टॉपिक ही नहीं है, आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। मैं आपको वापस लेकर आता हूं, क्योंकि आपको पता है आपकी हिस्ट्री बहुत कमजोर है। होल्ड ऑन, नहीं भाई, थोड़ा सुकून सुनिए विकास साहब। थोड़ा ना, तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन ये पास किया कि इजराइल जो गज्जा के ऊपर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, ये गलत है। ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों के ऊपर फौरी तौर पर बमबारी रुकनी चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं? एकदम। इंडिया ने एब्सेंस क्यों दिखाया? क्यों वोट नहीं दिया? एब्सेंस दिखाया? इंडिया उस वोटिंग में शामिल नहीं था भाई। सर, इंडिया सबसे पहले इजराइल के ऊपर जो हमास का अटैक था, एक मिनट, अरे इंडिया ने, मैं वही तो कह रहा हूं कि इंडिया ने, मुझे बोलने दीजिएगा। परसों इलेक्शन में हिस्सा नहीं किया। परसों क्या हुआ था सर? परसों क्या हुआ था, मैं पूरा बात बता रहा हूँ, आप आधा बात बता के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो इंडिया का वर्जन था कि वी आर विद इजराइल। ऐसा टेररिस्ट अटैक नहीं होना चाहिए।
उसके बाद जब फिलिस्तीन के ऊपर अटैक हुआ, गाजा पट्टी के ऊपर अटैक हुआ, तो फिलिस्तीन के जो बच्चे लोग को हानि हुआ या फिर औरतों को हानि हुआ, जो कि हमास के आतंकवादियों ने दिखाया कि औरतों को नेकेड लेके गया, सब वीडियो वायरल हुआ है। बुरी बुरी औरतों का ये किया गया, सब वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे सबके पास है। अब उसके बाद वहां पे हमारे इंडिया का स्टैंड था कि वी आर विद पैलेस्टाइन। इस जगह पे ये स्टेटमेंट जरा मुझे दिखा दीजिए कि वी आर विद पैलेस्टाइन। सर आपको ये भी नहीं पता, स्टेटमेंट मुझे दिखा दीजिए आप। ये है डिस्टोर्टेड इंफॉर्मेशन। बोलना तो दीजिए इंडिया का नहीं, गलत आप गलत बोल रहे हैं ना, तो कैसे बोलने दूं? इंडिया की पोजीशन सिंपली ये है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ हैं। इंडिया कभी भी इजराइल की मुखालफत नहीं करता, और यही वजह है कि जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन परसों पास हुआ, कोई पुरानी बात नहीं है, उठाकर देख लीजिए, परसों ही का रेजोल्यूशन है, उसमें इंडिया एब्सेंट रहा है वोटिंग में। भाई क्यों रहा है? सर मुझे बोलने दीजिए पूरा बात। आप गलत बोल रहे हैं ना। अच्छा, आपने एक वीडियो वायरल हो गई, मुझे बताइए 40 बच्चों को हमास ने मारा? 40 बच्चों को हमास नहीं मारा, औरत को नेकेड लेके गया, रेप किया उसका, नेकेड लेकर गया। आपको पता है कि उन 40 बच्चों के मारने का जो पूरा क्लेम है वो इंटरनेट के ऊपर होक्स साबित हुआ। 40 बच्चों को नहीं मारा, वो लड़की को तो सीधे नेकेड लेके जाते हुए दिखाया। 40 बच्चों वाली थ्योरी को आप मानते हो? सर वो नेकेड लड़की को आप मानते हो? 40 बच्चों की वाली थ्योरी को आप मानते हो? 40 बच्चों वाली थ्योरी को आप मानते हो? आप नेकेड लेडी वाले को मानते कि नहीं? आप मेरे बात क्यों घुमा रहे हैं? अभी बता रहा हूँ, आप मैंने पूछा ना 40 बच्चों वाली बात, आपने बात घुमा। व्हाट अबाउट री ना करें, व्हाट अबाउट री ना करें, व्हाट अबाउट री ना करें। 40 बच्चों वाली बात मैंने सबसे पहले पूछी, तो आप बताइए कि 40 बच्चों वाली रेप किया जा रहा है, 40 बच्चों वाली बात को आप मानते हो नहीं मानते? सर आप उस पे रहिएगा, 40 बच्चों वाली बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? उस औरत पे ही रहूंगा। मैं तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर चुका हूँ। मैं सबसे पहले बात कर चुका हूँ कि नॉन कॉम्पिटेंट को मानना इस्लाम में हराम है। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। अब मुझे बताइए 40 बच्चों वाली थ्योरी को आप मानते हो कि नहीं मानते? मतलब हमास का हराम काम किया। 40 बच्चों वाली बात को आप मानते हो कि नहीं मानते? क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो कि आपका जो आका इजराइल बैठा हुआ है और वहां से जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मिस इंफॉर्मेशन जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, आप उसको सपोर्ट करते हैं। डोंट क्लेम कि यू आर सेक्युलरिस्ट, यू आर जस्ट अनदर अपार्थाइड, कि आप एक अपार्थाइड स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी सिर्फ इतनी औकात है कि आप देखते हैं कि सामने मुसलमान है, लिहाजा में सहयूनियों के साथ। आपकी सिर्फ इतनी ही औकात है कि अगर आप ये देखें कि मुसलमानों पर हमला आवर हो रहा है तो हम मुसलमानों के साथ नहीं, हम हमला आवरों के साथ हैं, जालिमों के साथ हैं। यही आपकी औकात है, और इसी को हम इस्लामोफोबिया कहते हैं कि डोंट कम हियर और डोंट से हम इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया कोई चीज नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग इज इस्लामोफोबिया, एग्जैक्टली इस्लामोफोबिया। आप नॉर्मल हो गया, चलें, हो गया। चल भाई, सो बात की एक बात है कि अगर कोई इस वक्त आएगा ना, उसको हम सीधा एक बात बोलेंगे कि आप यूनाइटेड नेशंस को भी नहीं मानते हो अगर, तो फिर बात खत्म है। फिर आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम टेररिस्ट है कि नहीं है, कि जेनेवा कन्वेंशन को मत मानो। फिर क्या आप बोलते हो कि किसी ने किसी को नंगा परेड किया कि नहीं किया? फिर कैसे, किस बेसिस पे? बात खत्म हो गई है। जी हाँ, अच्छा जी। परसों जब आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन में जो भारत एब्सेंट रहा, तो ये कह रहे हैं कि नहीं वहां पे ऐसा नहीं हुआ था। परसों बोल कैसे रहे थे जैसे वहां पे होंगे। भाई मतलब बगैर कुछ मालूमात हासिल किए मुंह उठाकर चले आते हैं। भाई कुछ मालूमात होनी चाहिए तो बात करो ना फिर हमसे। हम तो एविडेंस लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और क्लेम ही कर रहे हैं कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं, खुद ही आए किस लिए हैं आप जो एतराज लेकर आए थे?